नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तमाम कोशिश रहती है खेती किसानी से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, जिसका भरपूर फायदा आपको और आपके उत्पादन को मिले। इसी कड़ी में सरकार की पहल है आर्या योजना, जिससे बेरोजगार युवक न केवल लाभान्वित होगा बल्कि इसका फायदा पूरे गांव को भी मिलेगा। फिर चाहे वो खेती करने वाला युवा किसान हो या फिर भूमिहीन किसान। क्या है सरकार की तरफ से ये पहली बार की गई पहल आर्या योजना के बारे में जानेंगे। साथ ही हम किसानों को नए कृषि यंत्रों की जानकारी भी देंगे और कैसा रहा कृषि में सरकार का पिछला साल, इस पर भी नजर डालेंगे। इन तमाम जानकारियों से पहले देखते हैं खेती किसानी से जुड़ा कार्यक्रम खबरें खेती की। भारतीय चाय निर्यात में तेजी के आसार। तिलहन पेराई मिलों की आयात शुल्क में छूट की मांग। सरकार का कृषि में कम लागत में ज्यादा पैदावार पर जोर। और हांगकांग ने खोले भारतीय निर्यातकों के लिए पोल्ट्री बाजार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह और अब खबरें विस्तार से। बीते वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में चाय की निर्यात मात्रा और कीमतों में तेजी का रुझान दर्ज किया गया है और ये अगले साल भी बरकरार रहने की संभावना है। पिछले वर्ष भारत से चाय के निर्यात में और कीमतों में तेजी देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात उद्योग की कुल आमदनी 15.20% यानी 685.45 करोड़ रुपए घटी थी। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में कुल निर्यात आमदनी 4.20% यानी 93.53 करोड़ रुपए बढ़ी है। विश्व की सबसे बड़ी चाय उत्पादक मैक्लॉयड रसेल के निर्देशक के अनुसार ये चाय निर्यातकों के लिए रिकवरी का वर्ष है और माना जा रहा है कि वर्ष 2016 में निर्यात कीमतें और बेहतर होंगी। भारतीय चाय बोर्ड के प्रारंभिक निर्यात आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 2318.07 करोड़ रुपए की 11.93 करोड़ किलो में 2224.54 करोड़ रुपए की 11.11 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ। इंडियन टी एसोसिएशन और असम टी प्लांट एसोसिएशन को उम्मीद है कि चाय की वैश्विक और घरेलू कीमतें अच्छी रहेंगी। तिलहन की भारी किल्लत के कारण खाद्य तेल एवं खली का उत्पादन कम होने से परेशान घरेलू पेराई उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि उद्योग पर आयात शुल्क वर्तमान 30% से घटाकर 5% किया जाए। जलवायु की प्रतिकूल स्थितियों और किसानों के बेहतर वैकल्पिक फसलों की तरफ रुझान बढ़ने के कारण भारत में तिलहन उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2014 और 15 में भारत का तिलहन उत्पादन करीब 19% घटकर 266.8 लाख टन रहा है, जो वर्ष 2010 और 11 में 328.4 लाख टन था। सरकार ने तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू करने के बावजूद उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कम नवोन्मेष और प्रतिकूल मौसम की फसलों को नुकसान के कारण उत्पादन घटा है। इसके नतीजन देश में खाद्य तेल का आयात तेजी से बढ़ा है। तिलहन की कमी को देखते हुए घरेलू पेराई उद्योगों ने सरकार से सिफारिश की है कि आयात शुल्क 30% से घटाकर 5% किया जाए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि फसल की पैदावार को बढ़ाना, उत्पादन लागत को कम करना, बेहतर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल वर्ष 2016 में सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी। कृषि में कम लागत और ज्यादा पैदावार पर जोर देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने कहा कि सभी 585 थोक मंडियों को मार्च 2018 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिलावार सिंचाई योजना अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगी। सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार की प्रतिबद्धता उत्पादन बढ़ाना है। जब तक फसल उपज को नहीं बढ़ाया जाता, किसान समृद्ध नहीं होंगे। उत्पादन लागत को कम करना, बेहतर बाजार प्रदान करना,
प्रौद्योगिकियों का व्यापक इस्तेमाल इस वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकता है। अभी तक कृषि के क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहल को रेखांकित करते हुए श्री सिंह जी ने कहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। बाकी 9 करोड़ किसानों को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक दिया जाएगा। देश से पोल्ट्री उत्पादों के आयात से कुवैत द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के 2 महीने बाद हांगकांग ने भी भारतीय चिकन और अंडों के लिए अपने बाजार खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा अवसर खुल गया है। अब हांगकांग ने भी भारतीय चिकन और अंडों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। पोल्ट्री उत्पादकों के लिए हांगकांग में $2 अरब का बाजार है। अगर भारतीय निर्यातक वर्ष 2016-17 में इस बाजार का 10% सफल हो जाते हैं तो भारत का पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 3 गुना बढ़कर $30 करोड़ हो जाएगा, जो वर्ष 2014-15 में $10.6 करोड़ था। वर्ष 2012 में कई केंद्रों पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने भारत पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2014 में सऊदी अरब के साथ साथ कुवैत और अब हांगकांग ने भी भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात का रास्ता खोल दिया है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसीलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कुछ भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। वहीं देश के निचले तटवर्ती इलाके जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। ये तो था कृषि समाचार। आगे है सरकार की युवाओं के लिए सकारात्मक पहल आर्या योजना का, पर एक ब्रेक के बाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आर्या योजना अपने पहले पड़ाव में 25 राज्यों के 25 जिलों में शुरू कर दी गई है। इस योजना का 15 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु का हर बेरोजगार युवा लाभ उठा सकता है। और क्या है इस योजना में खास, आइए देखते हैं। एक ऐसी योजना जो कि युवाओं के ऊपर केंद्रित है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को उद्घोषित किया है, जो कि पटना में आयोजित हुई थी। और इसमें यही है कि युवा जो हैं हमारे हैं, जो 35 साल से कम आयु के हैं और 15 साल से अधिक उम्र के हैं, 35 साल से कम हैं और जो रोज़गार की तलाश में हैं, चूँकि खेती की जोत भी कम हो रही है और उत्पादन तो किसान कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी लाभ उसके अनुसार नहीं प्राप्त हो रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए और युवकों में एक तरह से आकर्षण पैदा करने के लिए कृषि के लिए एक ऐसी योजना उन्होंने उद्घोषित की है, जिसको लागू करके कुछ रोज़गार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, एक इकाई स्थापित कर सकते हैं और हर महीने कुछ न कुछ नियमित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल के रूप में कुछ जनपदों में इसे किया जाएगा। पहले 25 राज्यों के 25 जनपदों में इसे करेंगे और करने के लिए ये बात की गई है कि जो विभिन्न तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ, कृषि, जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार उन जनपदों का चयन हो और जो जितने वर्ग के किसान हैं, युवक हैं, चाहे गरीब हों, अमीर हों या महिलाएं हों या इवन जो भूमिहीन हैं, उनको भी इस योजना में शामिल करके रोज़गार के अवसर कैसे दिए जाएं। पहले तो कौशल बढ़ाने की बात है कि कौशल कैसे उनका बढ़ाया जाए। एक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के स्तर पर और कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो विशेषज्ञ संस्थान हैं विभिन्न विषयों के, उन युवाओं को उसमें प्रशिक्षित किया जाए और प्रशिक्षण करने के बाद कुछ इकाई उनके यहाँ स्थापित करने में आर्थिक रूप से भी मदद किया जाए। तकनीकी रूप से मदद करने की बात तो हम पहले करते थे, लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ आर्थिक रूप से भी हम मदद करें और 10 या 12 जो मेन मुख्य धाराएं हैं कृषि जिसमें रोज़गार सृजित हो सकते हैं, उनका चयन करके उसमें उनको सम्मिलित करेंगे युवाओं को और प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के देने के बाद उनको इकाई स्थापित कराने में मदद करना और इकाइयाँ नियमित रूप से चलती रहें और हर माह और प्रतिदिन कुछ यदि उनको आमदनी मिलती है तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा इस योजना के माध्यम से। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन जैसे मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। सड़क के किनारे भी चाहे जो बंजर ज़मीन है गाँव की, वहाँ भी कोई अपने जो बाग्स हैं इसके उसको रख करके शहद का उत्पादन कर सकता है। तो ऐसे जो भूमिहीन युवक हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि इस योजना से कृषि आधारित जो व्यवसाय हो सकते हैं उससे इनको जोड़ें और उनको प्रशिक्षण दें और उनको लाभ पहुंचाएं। पात्रता उसकी ये होनी चाहिए कि गांव में रहे, गांव का रहने वाला हो और 35 वर्ष से कम आयु का हो और कुछ उसको शिक्षा प्राप्त हो जिससे कि वो काम जो बताया जाए उसको तकनीकी रूप से कर सके या जो तकनीकी है उसको सीख सके और सीख करके उसको एक व्यवहारिक इकाई के रूप में परिवर्तित करके एक रोज़गार का सृजन या आमदनी का नियमित बहाव उसके पास हो, ऐसा प्रयास है इस योजना के माध्यम से। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिन युवाओं को हम प्रशिक्षण दें उसमें एक या 2 समूह ऐसे प्रशिक्षित करें जो कि बाजार को से निपटने के लिए निपुण हों, कि वो समूह कैसे वहाँ के जो भी उत्पाद होंगे स्थानीय स्तर पर उसको इकट्ठा कर सकते हैं। सामूहिक व्यापार करने की बात हम करेंगे इन युवाओं के द्वारा कि 8 या 10 का समूह युवाओं का ऐसा ट्रेंड हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए उससे कि सभी जो लोग भी उत्पादन करते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के लिए जो बाज़ार उनको अच्छा दिखाई पड़ता हो नज़दीकी, वहाँ पर भाव अच्छा मिलता हो तो वहाँ ले जा करके मोल भाव करके अच्छे दाम पर बेच पाएँ और फिर वहाँ पे वितरण जो आमदनी होगी उसको कर सकें।
किसान भाइयों, भले ही खाद्यान्न के मामले में हम लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, जिसका श्रेय नई नई कृषि तकनीकों और कृषि यंत्रों को दिया जा सकता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी बागवानी में हम उतना उत्पादन लेने में सक्षम नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए था। अब सुखद खबर यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बागवानी से जुड़े नए कृषि यंत्र इजाद किए हैं। क्या है इन यंत्रों में खास, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक इंद्रमणि मिश्रा। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि हमारे देश में 60% जो कृषि योग्य ज़मीन है वो वर्षा आधारित है। हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये मुश्किलात हो जाता है कि अगर सोइंग के समय जब आप बुआई करना है तो उसमें उचित नमी नहीं रहती। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक हमने ऐसी मशीन को डेवलप किया जिसका नाम है एक्वा फर्टी सीड ड्रिल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुआई के समय ही उसी कुंड में आप जल में घुरा हुआ फर्टिलाइज़र जो है वो डाल सकते हैं। ये 2 फायदे करेगा। आपको जहाँ पर जर्मिनेशन मतलब सीड जहाँ डालेंगे उस एरिया में नमी कर देगा, मॉइस्चर ऐड करेगा, और साथ साथ उसमें फर्टिलाइज़र का घोल चूँकि है तो इसलिए न्यूट्रिएंट ऐड हो जाती है। और ये सीड के साथ बगल में साइड में 2.5 सेंटीमीटर का गैप दे करके रखा गया है ताकि ये जो घोल है वो सीड पे न पड़े और आपको उचित मात्रा में नमी मिल जाए और क्या कहते हैं सीड के साथ साथ और उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए, उससे फ़ायदा। अब इस मशीन में है क्या, हमने नॉर्मल सीड ड्रिल मशीन है ये, जिसमें हमने ये रखा कि आपका सीड बॉक्स तो है, फरो ओपनर है, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन अंतर एक चीज़ किया कि इसमें एक चूँकि एक्वस फर्टिलाइज़र डालना था इसलिए हमने इसमें 2 टैंक साइड की लगाई जिसमें एक्वस फर्टिलाइज़र को हम रख सकते हैं, उसे हम स्टोरेज टैंक कहते हैं। और फिर बीच में हमने एक सेंट्रल टैंक दिया कि जिसमें हम पंपिंग सिस्टम के साथ उसको हम उसमें इकट्ठा करते हैं मैकेनिकल पंप से, और उसके बाद फिर ग्रेविटी से वो नीचे गिराते हैं। 9 जो आपके कुंड हैं 9 कुंडों में गिराते हैं। उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपको कितना मॉइस्चर चाहिए ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी नमी फील्ड में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी 9 कुंडों में अपना आपकी क्रॉप को उसको गिराता जाएगा और आपको बुआई में पूरी तरीके से मदद करेगा उस एरिया में जहाँ ड्राई लैंड एरिया है। हमारे अनुभवों ने एक्सपेरिमेंट्स में पता लगा है कि इस मशीन का उपयोग करके गेहूं की फसल में जहाँ पर नमी नहीं है करीब 53% तक जर्मिनेशन को में इम्प्रूवमेंट पाया गया और करीब 35% यील्ड में इम्प्रूवमेंट पाया गया। इससे एक देखिए फ़ायदा, जो मूल फ़ायदा है वो ये है कि ऐसे एरिया जहाँ पे हम नमी की कमी के कारण खेती कर ही नहीं सकते जो रबी क्रॉप की, वो इसमें पॉसिबल हो पाती है। गेहूं के अलावा चना, मटर या इस तरह की जो दूसरी क्रॉप इस सीज़न की हैं उनको भी इस मशीन से बोया जा सकता है। इसकी जो क्षेत्र क्षमता है वो 1 एकड़ पर आवर है और इसको किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं मशीन को लेकर। सब्जियों के उत्पादन में बाकी चीज़ों के अलावा एक समस्या आती है कि हमारे लिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग उसके लिए नहीं है और उपयुक्त मशीनें नहीं उपलब्ध हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कृषि अभियांत्रिकी संभाग है वो सब्जियों के लिए मशीनों को ईजाद कर रहा है। हमने इसी सीरीज़ में एक ऐसी मशीन का निर्माण किया, डिज़ाइन किया जो आपका कैरेट की खेती के लिए, मतलब कि हम गाजर को कैसे लार्ज स्केल पे पैदा करें, उसके लिए हमने मशीन का बुआई के लिए भी और हार्वेस्टिंग के लिए। हम आपको ये बुआई की मशीन दिखाते हैं जो हमने डिज़ाइन की है कि आपको खेत में इसको पहले इस मशीन के द्वारा मेड़ बनाते हैं। आप देखेंगे रिजर हैं, रिजर से पहले उनको मेड़ बनाते हैं इस मशीन से और उसके बाद प्रॉपर सीड मीटरिंग, जो इंक्लाइन प्लेट सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होती है, उसका उपयोग करके सीड को प्रॉपर तरीके से मीटर करते हैं।
अब ये दो इस मशीन से जो फरो ओपनर देख रहे हैं, उन 2 फरो ओपनर से 2 मेड़े बनाएंगे। उन 2 मेड़ों पर हर एक मेड़ पर 4-4 पंक्तियों में जो आपका जो रिक्वायर्ड डेप्थ है उस पर और जो रिक्वायर्ड स्पेसिंग है उस पर ये ध्यान में रखते हुए ये मशीन बुआई करेगी। काफ़ी सघन प्लांट पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी मिलती है और इससे फ़ायदा क्या होता है, मेड़ पे होने से इरिगेशन करने में और खरपतवार का मैनेज करने में बहुत फ़ायदा होता है। ये मशीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध कराई जा सकती है। बीता साल भले ही खेती किसानी के लिए काफी सुखद न रहा हो, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने की रही है। सरकार की तमाम योजनाओं में प्राथमिकता किसान को ही दी गई है। कुछ ऐसी ही योजनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। बरही झारखंड में एक जो पूसा में IRI का संस्थान है, ठीक इसी प्रकार का बनना प्रारंभ हुआ है और एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग पर भी देश में पहली बार एक बिहार में मोतिहारी में इसकी स्थापना की गई है और आगे फिर हम आसाम में एक IRI का एक और संस्थान हम इस नए वर्ष में प्रारंभ करने वाले हैं। और ये जो विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 13 के मुकाबले आज जब देखेंगे आप स्लाइड तो 41% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से कई नई योजनाएं हमने इस वर्ष में चलाई है। मेरा गांव मेरा गौरव, फार्मर फर्स्ट, स्टूडेंट रेडी, आर्जा, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हमने नई ली हैं। माने कुल मिला जुलाकर हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो ये है कि उत्पादकता बढ़ाना, और जब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगा तब तक देश के किसानों का भला नहीं होगा। दूसरा, लागत कम हो, और तीसरा, अच्छा मार्केट हो, और चौथा, नई टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाइयों, ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा या प्रतिक्रिया है तो अपने पत्रों और ईमेल के जरिए हमें लिख भेजें, क्योंकि हमें आपके पत्रों और ईमेल का इंतजार रहता है। अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर से होगी मुलाकात बेहतर दिन के साथ। नमस्कार।